नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भागलपुर में प्रधानमंत्री की परिवर्तन रैली, बिहार के पिछड़ेपन के लिए लालू नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। नीतीश का पलटवार, कहा पैकेज पर कर रहे हैं गुमराह। के बाद मणिपुर के चंचोड़ापुर में कर्फ्यू, भूमि विधेयक के विरोध प्रदर्शन में 5 की मौत, 27 घायल। राजनीतिक दलों ने की केंद्र से दखल की मांग। उन्नीस सौ 65 के युद्ध की गोल्डन जुबली, सेना का विशेष समारोह। राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा पाकिस्तान को महंगा पड़ा युद्ध। जीडीपी के खराब आंकड़ों से लुढ़का बाजार, सेंसेक्स में 586 अंकों की गिरावट, निफ्टी 185 अंक नीचे। जीडीपी के खराब आंकड़ों का असर। और आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज फतह। आर अश्विन मैन ऑफ द सीरीज, पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। और आइए देखते हैं पहली खबर। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले में स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। शहर में कर्फ्यू लगा है। मणिपुर विधानसभा के आपात सत्र में पारित 3 विधेयकों के विरोध में हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों के मारे जाने जबकि 27 लोगों के घायल होने की खबर है। हालात को देखते हुए शहर में निश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले में हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें वहां फैले असंतोष की दास्तां बयां कर रही हैं। हिंसा के दौरान राज्य सरकार के एक मंत्री, सांसद और 5 विधायकों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल मणिपुर विधानसभा में सोमवार को 3 विधेयक पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। Again and again to the government of Manipur. राजनीतिक दलों ने इस मामले पर केंद्र से दखल की मांग की है। ट्राइबल लोगों का लैंड प्रोटेक्टेड है, उनके खिलाफ कोई बिल पास करने के लिए अधिकार केंद्रीय सरकार का है, प्रदेश सरकार का नहीं है। ये अंडरग्राउंड लोग, ये आतंकवाद लोग, ये लोगों को ट्विस्ट कर दिया। The situation must be understood by the union government properly. And there must be proper coordination between the union government and the state government of Manipur, and there should be proper exchange of intelligence output. मणिपुर विधानसभा ने सोमवार को मणिपुर नागरिक संरक्षण विधेयक, मणिपुर भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार बिल और मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक पारित किया था। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि भूमि राजस्व बिल पारित होने से गैर आदिवासी अब आदिवासियों की जमीन खरीद सकेंगे। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि मंत्रियों और इन विधायकों ने भूमि विधेयक का विरोध नहीं किया और इसे पारित होने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान हमारे साथ हैं। दीपक दीवान साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ और जो हिंसा हुई है और जो विधेयक पारित किए गए हैं विधानसभा की ओर से, क्या ऐसी बड़ी वजह है जिसके चलते ये हिंसा हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी ट्राइबल्स लोग हैं, कल जब ये विधेयक पास हुए हैं और जो अमेंडमेंट भी पास किए हैं उन्होंने बिल में, ये उस दौरान हुआ जब 12 घंटे का बंद कॉल दिया गया था। कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑल नागा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, फिर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट के जिसके 2 फैक्शन हैं। मणिपुर के जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट में कल 12 घंटे का बंद था। सरकार को ये जान लेना चाहिए था कि जब इसके विरोध ये बंद हो रहा है तो लोगों की राय को क्यों नहीं लिया उन्होंने। उनको अगर ये ट्राइबल्स के अगेंस्ट नहीं है जैसे वो क्लेम करती है मणिपुर गवर्नमेंट, तो उन्होंने ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया पहले, इसको पारित करने से पहले। और कल जब ये बिल पास हुए हैं, कोई भी एमएलए, चाहे वो अपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो या मैतेई हो या ट्राइबल हो, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा,
एक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं पूछी और वॉइस वोट से इसको पास कर दिया। नेचुरली जो ट्राइबल्स जो उम्मीद लगाए हुए थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी ये बिल पास नहीं करने दो, हिल एरिया चेयरमैन को उन्होंने 27 तारीख को लिखा भी था कि ये बिल पास मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जो ज़मीन और जो हमारे जो ट्राइबल राइट्स हैं उसका उल्लंघन करेगा ये बिल। मगर उन्होंने नहीं किया तो नेचुरली लोगों का गुस्सा फिर उनके। लेकिन दीपक साहब, क्योंकि कई सारे इसमें ट्राइबल्स एमएलए हैं, वहां पर मौजूद भी थे विधानसभा सत्र में, क्या कहा है कि क्या ये कहा जाए कि कनेक्ट नहीं है ट्राइबल लोगों के बीच में जो विधायक थी, या फिर कोई और वजह थी कि किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, किसी ने विरोध तक नहीं किया और वाइस वोट सब कुछ पास होता रहा? तभी लोगों का गुस्सा इनके ऊपर निकला, उनके ट्राइबल एमएलएस के ऊपर, जो उनके एमपी हैं हमारे मिस्टर बैठ, वो जो चूड़ाचांदपुर में रहते हैं, उनका घर भी लोगों ने जला दिया गुस्से में आके। देखिए ऐसा है, जहाँ तक कनेक्ट करने की बात है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मणिपुर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से साथ कनेक्टिविटी है ही नहीं। चाहे ट्राइबल की बात नहीं कर रहा मैं, मैटिस की भी बात कर रहा हूँ। जब ये कोई प्रोटेस्ट होता है तो इबोबी सिंह की जो सरकार है फटाफट MOU साइन करने में माहिर हैं। अगर आप एक साल की फिगर उठाएंगे कितने प्रोटेस्ट हुए और कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए लोगों के बीच में, वो यही हुआ। और ये जो मसला उठा ये मार्च से शुरू हुआ था। मार्च में पहले मणिपुर गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया, जो रिजेक्ट कर दिया था जो डिमांड कमेटी है इनर लाइन परमिट सिस्टम की। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने फिर एक विशेष सत्र बुला के उस बिल को वापस लिया। इतने पब्लिक प्रेशर से काम कर रही है मणिपुर गवर्नमेंट। अपनी जैसे वो जो है अपनी आवाज़ नहीं रख पा रही, कहीं पे कुछ कनेक्शन नहीं है लोगों के बीच में। और जो तभी इसलिए बार बार मणिपुर गवर्नमेंट सरकार को ये कहा जाता है कि इट्स अ फेल्ड स्टेट। मिस्टर इबोबी सिंह इज द फेल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ अ फेल्ड स्टेट। और जो बिल पास हुए हैं असल में इसमें जो बड़ी बातें हैं, या मैं कहूँ कि एक बड़े पॉइंट्स जिसके चलते सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है या जो आशंका है लोगों को, वो किस तरह की दिखती है? आशंका देखो ट्राइबल्स लोगों में ये है कि मणिपुर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो ट्राइबल लैंड है जिसपे किसी का और का अधिकार नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का, मणिपुर गवर्नमेंट शायद ये उनकी ज़मीन हड़पना चाहती है। जो ट्राइबल कस्टमरी लॉज के अंडर जो ज़मीन ट्राइबल की रहती है, लोग समझ रहे हैं कि शायद अब मणिपुर गवर्नमेंट उनकी ज़मीन DC की परमिशन लेके बेच भी सकती है। मतलब किसी को भी वो खरीद या बिक्री के लिए ओपन हो सकता है। हाँ, ये लोगों का आशंका है, उनको डर है ये इसी बात का। अभी तक हम बिल का पूरा टेक्स्ट मैंने भी नहीं देखा। और जो दूसरा एक पॉइंट है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जो एक बेस ईयर बनाया गया, उसके बाद के जो लोग हैं उसको 1951 उसके बाद के लोगों को उसको माना जाएगा कि उसके बाहर माने जाएंगे। तो ये फिर किस तरीके का सिस्टम होगा? क्योंकि ये वही तो समझ में नहीं आया कि मणिपुर गवर्नमेंट कैसे मान गई इस बात को। ये उन्होंने कमेटी जो एजिटेशन कर रही थी उन्होंने ये पॉइंट रखा था और सरकार ने मान लिया कि हम ठीक है 1951 ही बेस ईयर मानेंगे। जबकि 1951 में तो मणिपुर पूरी स्टेट भी नहीं बनी थी। अब वो कैसे करेंगे? देखिए मणिपुर में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो लोग इतने सालों से वहाँ हैं, जनरेशन से वहाँ हैं, अब उनको वहाँ से निकालेंगे या क्या करेंगे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मणिपुर एक ऐसा स्टेट जो ये कहता है कि दूसरे राज्य के लोग वहाँ से बाहर चले जाएं 1951 के बाद, जिसमें बहुत एक बड़ी आबादी हो सकती है, तो फिर दूसरे राज्यों में जो मणिपुर के लोग होंगे, दूसरे राज्य भी अगर इसी कदम को आगे बढ़ाते की कोशिश करते हैं दिखेंगे तो फिर शायद हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से मणिपुर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। अगर वो दूसरे राज्यों के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर अगर दूसरे राज्य वाले भी ऐसा करने लग गए तो ये लोग कहाँ? उनके मणिपुर में तो इतनी एवेन्यूज़ भी नहीं है, ना तो जॉब दे पाती है सरकार, ना वहाँ हालात ऐसे हैं कि वहाँ 27 तो इंसर्जेंट ग्रुप हैं। तो ये लोग फिर क्या करेंगे? जो लोग पूरे देश में नौकरी कर रहे हैं, अपना सेटल होने की नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। तो जिस तरीके के पब्लिक का मैं कहूँ प्रेशर है और जो गवर्नमेंट की मंशा रही है अब तक, आगे का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखिए मुझे जैसे कल इन्होंने बिल पास किया, जब वो बंद की कॉल थी उन्होंने इग्नोर किया कि जी शायद कुछ नहीं होगा, लोग प्रोटेस्ट करके बैठ जाएंगे। फिर शाम को जब आगजनी हुई, जब उनको लगा कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो 5 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, इबोबी सिंह ने बुलाया और उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने शाम को 5 बजे ये क्लैरिफाई किया कि जी देखिए ये जो भी है ये ट्राइबल के खिलाफ नहीं है,
अगर ट्राइबल के खिलाफ नहीं है तो ट्राइबल क्यों एजिटेट कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल नहीं, कि किसी को भी मैं कहूँ कि संपर्क में नहीं किया गया और किसी के साथ शायद चर्चा भी नहीं इस पूरे मसले को लेकर। दीपक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। ओडिशा में बच्चों की मौत, केंद्र ने बनाई समिति। क्या अस्पताल की है लापरवाही या अधूरी है सरकारी नीति? देखिए RSTV विशेष दम तोड़ते बच्चे, शाम 7:30 बजे। बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और आज भागलपुर में परिवर्तन रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश लालू के गठजोड़ पर तंज कसा। उन्होंने पैकेज की राजनीति पर भी नीतीश को घेरने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते ही नीतीश सरकार भी विकास को चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना रही है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी जंग चरम पर है। भागलपुर में चौथी परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने लालू नीतीश के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सोच रहा था कि एनडीए की सभाओं में या विदेशों में नौजवान तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मैं हैरान था ये भी मोदी 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 कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास पर जोर देते हुए बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जनता को लुभाने के लिए केंद्र से राज्य को मिलने वाली आर्थिक मदद को गिनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में बिहार को 4.25 लाख करोड़ रुपए मिलने वाला है। मुझे खुशी है कि मुझे 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, संप्रदायता का जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन 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 पैकेज लेकर के आना पड़ा है भाइयों। प्रधानमंत्री ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली की निंदा करते हुए इस गठबंधन को बिहार को पीछे ले जाने वाला करार दिया। वहीं नीतीश लालू ने भी केंद्र सरकार को कारोबारियों की सरकार बताकर जनता से किए वादों से पलटने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने भागलपुर रैली में नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी का भाषण विरोधाभासी था। पैसा है फाइनेंस कमीशन के अनुशंसा से मिलने वाला, वो राज्य का इंटरनल रिसोर्स कहलाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और आप भी मीटिंगों में बोलते रहे, हम भी मीटिंगों में बोलते रहे। अब आप देश के प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेवारी बदल गई है, आपके कंधे पर पूरे देश का भार है। कोई भी बात को ठीक पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को कुछ हताश पाया। मुझे लगता है बिहार का बुखार उनको कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है और आने वाला जो फ्यूचर है वो दिखाई दे रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिकस्त होने वाली है। सहकारी संघवाद को डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा को भी डिसमेंटल कर रहे हैं। तो मैं आज की रैली में प्रधानमंत्री जी के पूरे विमर्श को मानता हूं कि बहुत ही रिग्रेसिव विमर्श रहा और कहीं से भी बिहार में लड़ करके जो अपनी बात रखने का जो एक अंदाज होना चाहिए था कि बिहार के लिए आप क्या विजन रखते हो, उसका घोर अभाव दिखा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने युद्ध जैसी स्थितियों को विकास के लिए बाधक बताया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की गोल्डन जुबली पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये बातें कही। सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। दिल्ली के मानेकशॉ केंद्र में तीनों सेनाओं की ओर से आयोजित समारोह में 1965 के युद्ध में शामिल जवानों को याद किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने युद्ध जैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राय को अहम बताया। Purely bilateral wars are unlikely in our times.
The decision to initiate hostilities may be an autonomous one. Due note of international opinion and of the balance of forces in the Security Council would need to be taken when considering conflict-like eventualities. सीमा पर सीजफायर की बढ़ती घटनाओं पर रक्षा मंत्री ने जवानों से और ज्यादा चौकसी बरतने की बात कही। The security environment today is complex and nuanced as compared to earlier times. We therefore need to be vigilant, taking into account all dimensions so that all emerging challenges are suitably addressed. That the swift, short nature of future wars are likely to offer limited warning time. This calls for maintaining very high levels of operational preparedness at all times. 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 1965 के युद्ध में शामिल हुए जवानों के अलावा रक्षा मामलों के जानकार हिस्सा ले रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान से आतंकी समूहों का खतरा अभी भी बरकरार है। अमेरिका ने आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क का लगभग सफाया हो जाने संबंधी पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टूनर ने कहा कि पाकिस्तान को इन खतरों को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। टूनर ने जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजान राइस हाल ही में इस्लामाबाद गई थी और आतंकी समूहों से निपटने के तौर तरीकों पर बातचीत की थी। आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। पुष्कर का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल राजधानी के बुनियादी विकास के वादे से पलट गए हैं। आम आदमी पार्टी में एक के बाद एक बगावती आवाजें उठ रही हैं। दिल्ली के तिमारपुर से पार्टी विधायक पंकज पुष्कर ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हम डिग्निटी को बढ़ाने की जगह उनको कम करने का काम कर रहे हैं और पहली प्राथमिकता जनता के काम की जगह प्रचार को देने लगे, तो हमारी राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक शैली में मुझे खोट नजर आती है। आपके अंदर मचे इस घमासान पर बीजेपी भी वार करने से पीछे नहीं हट रही। 67 एमएलए आने के बाद भी और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आने के बाद आपको जो मैंडेट मिला था दिल्ली के विकास करने के लिए, आपने वो विकास कार्य ना करने की बजाय पिछले 6 महीने से आप हर संस्था से लड़ रहे हैं। पंकज पुष्कर पहले भी पारदर्शिता की कमी को लेकर अपनी पार्टी पर हमला बोलते रहे हैं। उन्होंने पार्टी से निकाले गए नेताओं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के स्वराज अभियान का समर्थन भी किया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री कपिल मिश्रा की 28 अगस्त को लिखी चिट्ठी अब सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला तेज कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे केजरीवाल का तानाशाही रवैया करार दिया। कपिल मिश्रा ने पद से हटाए जाने से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी इस चिट्ठी में साफ किया था कि इस खुलासे के बाद दिल्ली सरकार को अस्थिर करने या उनको कुर्सी से हटाने की साजिशें रची जाएंगी। चिट्ठी के तुरंत बाद यानी 31 अगस्त को कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय छीनकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया गया। अब बीजेपी ने इस चिट्ठी के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल होने का आरोप लगाया है। सबको पता है कि आपके संबंध संदीप दीक्षित से बहुत अच्छे हैं। इस बात की तस्दीक जब लोकपाल का जो आंदोलन चल रहा था अन्ना के टाइम पे संदीप दीक्षित आपके साथ नजर आते थे, सबको पता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो नेक्सस है केजरीवाल साहब का और कांग्रेस का, स्पेशली शीला दीक्षित का, वो कहीं ना कहीं सामने आता है। वहीं कांग्रेस इसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तानाशाही बता रही है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी आदमी ज़रा सी अगर ताकत में आता है या शोहरत बढ़ती है तो उसके पर काटने की कोशिश करते हैं। दरअसल कपिल मिश्रा ने शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए टैंकर घोटाले की जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। जिस तरह से कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय लिया गया, उससे एक बात तो साफ है कि ऐसी कार्रवाई का अंदेशा उनको पहले से था। अब इसे सरकार के बीच आपसी मतभेद कहें या फिर अंदर की कहानी कुछ और है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पूर्वी भारत में बाढ़ से तबाही तो दक्षिण और मध्य भारत में सूखे के खतरे से के हालात दिखते हैं। और असम में बाढ़ से अब तक जहां 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 लाख हेक्टेयर में फसल तबाह हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक बड़े हिस्से में बारिश की कमी के चलते फसलें सूख रही हैं। पानी से लबालब ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की।
जहां बाढ़ ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि यहां के कई घरों का नामो निशान ही मिट गया है। খুবই অবস্থা খারাপ দেখতে যেরকম কান্নাকাটি করতেছে একজনের তো বাড়ি ঘর সবই চলে গেছে বাড়ি ঘর সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে কিচ্ছু নাই অবস্থা ওদের এমন অবস্থা হয়েছে মানে যে আর আজকে রাতে যে আরো এখানে কি হয় বড় নদীর মতো হয়ে যেতে পারে। असम में भी बाढ़ से स्थिति भयावह है। राज्य के 15 जिलों के करीब 7.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 1600 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में राहत का काम तेजी से चल रहा है। हम लोग रात से 12:30 बजे मतलब शुरू किया है सामान को दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए। कुछ रोड में, कुछ जैसे सर्किट हाउस वगैरह में है, सत्र में है, ऐसे ही सामान सारा शिफ्ट किया। एक तरफ बाढ़ से तबाही है तो दूसरी ओर देश के एक बड़े हिस्से को सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। अगस्त के महीने में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में सूखा पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो इन इलाकों में स्थिति गंभीर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे बीपीएड डिग्री धारक उस वक्त उग्र हो गए जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राज्य में बीपीएड टीचर के लिए 46,000 वैकेंसी हैं, जिसमें बहाली की मांग को लेकर बीपीएड डिग्री धारक लखनऊ में जुटे थे। हम लोग विधानसभा पर आए थे शांति मार्च के लिए, लेकिन इन्होंने सबसे पहले पानी डालना शुरू कर दिया, उसके बाद में लाठीचार्ज कर दिया। हमारी सिर्फ एक मांग थी 46,000 शारीरिक शिक्षकों की जूनियर में नियुक्ति की जाए, जो कि पिछले कई सालों से, कितने वर्षों से नहीं हुई है। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर समय रहते खेती की लागत को घटाने के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो इसके हालात बहुत ही खराब होंगे। खेती की दशा बेहद चिंताजनक हो रही है और कई खतरे हैं। राजधानी में कृषि क्षेत्र के दिग्गजों और उद्यमियों ने CII के कृषि तकनीक और मशीनीकरण सम्मेलन 2015 में अपने अनुभव बांटे। शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज्यादा गिरावट के साथ एक साल के निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 586 अंकों की गिरावट के साथ 25,696 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 7,786 पर। GDP के खराब आंकड़े, कमजोर वैश्विक संकेतों से बाजार में तेज बिकवाली दिखी। गौरतलब है कि चीनी अर्थव्यवस्था और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से दुनिया भर के बाजारों पर दबाव बना हुआ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए बम धमाके में पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक इस धमाके में मुख्य आरोपी है। 17 अगस्त को हुए धमाके के सिलसिले में पुलिस पहले भी एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी धमाका करने वालों की मंशा और उनसे जुड़े संगठन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इरावान मंदिर के पास हुए धमाके में 20 लोग मारे गए थे, जबकि 100 के करीब लोग घायल हुए थे। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में 22 साल बाद ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 1-0 से पिछड़ने के बाद भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली है। टीम इंडिया को आखिरी टेस्ट में 117 रनों से जीत मिली। ये कोहली की कप्तानी में पहली पूर्ण सीरीज थी और इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। अमित मिश्रा की इस गेंद पर जैसे ही श्रीलंकाई बल्लेबाज एन प्रदीप आउट हुए, टीम इंडिया खुशी से झूम उठी। भारत ने श्रीलंकाई सरजमी पर 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया। कोलंबो में खेले गए आखिरी टेस्ट में श्रीलंका की दूसरी पारी 268 रनों पर सिमट गई। भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 7 विकेट की दरकार थी। श्रीलंका का चौथा और 5वां विकेट तो जल्दी गिर गया, लेकिन छठे विकेट के लिए मैथ्यूज और परेरा के बीच 135 रनों की साझेदारी ने भारत के जीत के इंतजार को बढ़ा दिया। इस जोड़ी को अश्विन ने तोड़ा जब उनकी गेंद पर परेरा रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। Decided to keep the mood positive and we believed that we can turn the series around because the way we lost in Galle was because we played bad cricket in 2 sessions and we won 6 sessions there. So there was a lot of positive to take from that game and we
पहला टेस्ट श्रीलंका ने जबकि दूसरा टेस्ट भारत ने जीता था। इससे पहले अजहरुद्दीन की कप्तानी में 1993 में भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 से हराया था। पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज को जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अश्विन ने 3 टेस्ट मैचों में 21 विकेट लिए। तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा। ईशांत शर्मा ने 3 मैचों में 13 विकेट लिए, जिसमें एक बार 5 विकेट लेना भी शामिल है। उमेश यादव को 2 मैचों में 5 विकेट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।